शुरुआत खबरों की करते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। बैरूत पर इजरायली हमले की धमकी, ईरान की सख्त तंबीह, हिजबुल्लाह की जवाबी चेतावनी और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों ने पूरे इलाके की सियासत को गरमा दिया है। क्या ईरान के दबाव ने इजरायल को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया या ये सिर्फ एक आर्जी ठहराव है? देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में हालिया दिनों के दौरान हालात एक बार फिर इंतहाई संगीन हो गए। जब इजरायल ने लेबनान में अपनी फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया और बैरूत के जुनूबी इलाकों, खासतौर पर दाहिए को निशाना बनाने की धमकी दी। इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने शुमाली इजराइल और वेस्ट बैंक की इजरायली बस्तियों के बाशिंदों को इलाका खाली करने की तंबीह जारी की। ईरान ने साफ अल्फाज में कहा कि अगर इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात पर बड़े पैमाने पर हमलों का हुक्म देते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा और शुमाली इजराइल के इलाके खतरे में आ सकते हैं। इस तंबीह के बाद दाहिए में खौफ की फिजा पैदा हुई और कई बाशिंदों ने इलाका छोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने दावा किया कि तेहरान ने वाशिंगटन के साथ जारी बातचीत को मुअत्तल कर दिया है। ईरान का मौक़िफ़ था कि लेबनान में इजरायल की भर्ती कार्रवाई पहले से मौजूद सीज़ फायर इंतजामात की खिलाफ वर्जी है। इसके बावजूद IDF और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी रहीं और इजरायली फौज ने जनूबी लेबनान में अपनी मौजूदगी बढ़ाई। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनकी बेंजामिन नेतन्याहू से एक बेहद अहम और कामयाब बातचीत हुई है। ट्रंप के मुताबिक इस बातचीत के बाद इजरायली फौज ने बैरूत की तरफ बढ़ने का इरादा छोड़ दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से बात हुई है और दोनों तरफ से फायरिंग रोकने पर रजामंदी बनी है। हालांकि ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद इजरायली फौज ने लेबनान से दागे गए प्रोजेक्टाइल्स को रोकने का दावा किया, जिससे ये साफ हुआ कि जमीनी हालात अभी पूरी तरह पुरसुकून नहीं हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल ये दिखाती है कि ईरान की सख्त तंबीह, हिजबुल्लाह की मौजूदगी और बढ़ते इलाकाई दबाव ने हालात को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। वहीं अमेरिका सिफारती रास्ते से तनाव कम करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। इसके बावजूद मिडिल ईस्ट में हालात अब भी नाजुक हैं और किसी भी नई कार्रवाई से तनाव दोबारा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके सहगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पीके सहगल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब ये माना जा रहा है कि इजराइल से ट्रंप ने बात की है कि यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं उन्हें बेहतर करने की कोशिश की जाए, जो अटैक लगातार लेबनान में किए जा रहे थे इजराइल की तरफ से, उस पर लगाम लगाई जाए। आपको लगता है कि इसका कोई असर हमें देखने को मिलेगा? नेतन्याहू क्या उनकी बात मानेंगे? देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है और किसी समय भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन वास्तव में दोनों ही देश, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, युद्ध नहीं चाहते। वो साफ तौर पे जानते हैं कि युद्ध जो होगा बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही विनाशकारी होगा। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका के लोग जो है युद्ध के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका इस लड़ाई में किसी प्रकार से शामिल हो। और अगर दोबारा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो ट्रंप के लिए बुरे दिन की काउंटडाउन शुरू हो जाएगी। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान साफ तौर पे जानता है कि उनके बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है, जिसको रिपेयर करने में काफ़ी साल लग जाएंगे। और वास्तव में वो युद्ध दोबारा नहीं चाहता। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इसराइल की तरफ से गाजा में कार्रवाई चलती रही या लेबनान में कार्रवाई चलती रही तो किसी प्रकार से उनकी आपसी बातचीत नहीं होगी। और जहाँ तक युद्ध का ताल्लुक है, अगर मिस कैलकुलेशन या मिस परसेप्शन की वजह से युद्ध हो जाता है तो ये दुनिया के लिए बहुत ही एक किस्म से खतरनाक होगा। अमेरिका और इजराइल के, ईरान के लिए खतरनाक होगा। और ईरान ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो उनकी रेड लाइन्स हैं उनको क्रॉस करेगा। अगर इजराइल की तरफ से गाजा में और लेबनान में कार्रवाई शुरू बताइए सीमाफिक होती रही तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो इजराइल के ऊपर भी हमला कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई गुंजाइश शक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम सीज फायर एक्सेप्ट करेंगे अमेरिका के साथ में, जो 8 अप्रैल से कंटिन्यू है। अगर हर मोर्चे पे, चाहे वो यमन हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे लेबनान हो, हर मोर्चे के ऊपर लड़ाई बंद होनी चाहिए। और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
कल जी जी। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े पैमाने पर नेतन्याहू से बातचीत की है। उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है और कहा है नेतन्याहू को कि आप सबसे बड़ा खतरा है मिडिल ईस्ट की लड़ाई के लिए। उन्होंने कहा कि आप यू आर द मोस्ट हेटेड मैन इन इजराइल एंड आपने इजराइल को मोस्ट हेटेड कंट्री बना दिया पूरी दुनिया में। इस समय पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जेल में होते करप्शन की वजह से अगर मैंने आपका साथ नहीं दिया होता। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में इसराइल की तरफ से बेरूत के ऊपर हमला नहीं होगा। लेकिन इसराइल ने साफ तौर पर कहा कि सदर्न लेबनान के हमले जारी रखेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन उसके बावजूद कम से कम अभी लास्ट अबाउट 30 मिनट्स पहले दोनों देशों के बीच में दोबारा कार्रवाई शुरू हो गई है। इसराइल ने साफ तौर पर कहा कि हिजबुल्लाह ने कल रात को 1 बजे हमारे ऊपर ड्रोन दागे और कुछ मिसाइल दागी जो इजरायली टेरिटरी में दाखिल हो गए और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कहा है कि हमने जो कार्रवाई की है वो इजरायली टैंक्स के खिलाफ की है सदर्न लेबनान के अंदर और ना कि हमने इसराइल के अगेंस्ट किया है। लेकिन फॉग ऑफ वॉर में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये नहीं पता। लेकिन जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है इसराइल को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इसके बावजूद कि अमेरिका की तरफ से हर तक प्रकार की चेतावनी दी जा रही है। नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि वो तो इनिशियली किसी प्रकार की ईरान और अमेरिका के डील के खिलाफ है। उनके मुताबिक अमेरिका और ईरान के अंदर किसी प्रकार की कोई भी डील होती है तो इट बी अ बैड डील। क्योंकि साफ तौर पे नेतन्याहू जानते हैं कि जिस दिन डील हो गई और वास्तव में युद्ध खत्म हो गया या युद्ध विराम हो गया एक किस्म से परमानेंट पीस में कन्वर्ट हो गया उसी दिन नेतन्याहू की कुर्सी हट जाएगी और नेतन्याहू जेल में जाएंगे। ऐसे में नेतन्याहू जो है वो चाहते हैं कि जंग किसी ना किसी तरीके से जारी रहे और वो अपनी कार्रवाई जो है मुझे नहीं लगता बंद करेंगे लेबनान के अंदर या गाजा के अंदर या अगेंस्ट यमन के अंदर। बैक टू यू। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इतना आसानी से नेतन्याहू बात नहीं मानने वाले हैं क्योंकि कभी भी नेतन्याहू इस फेवर में नहीं थे कि जंग खत्म की जाए। और इस चीज को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में भी इख्तलाफात हमने देखे पिछले दिनों। ट्रंप मोहलत चाह रहे थे कि जंग फिर से शुरू करें लेकिन नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान पर अटैक किया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या चीजें सामने आती हैं। और इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है संजीव श्रीवास्तव जी। आप किस तरह से देख रहे हैं कि अब जब इजराइल को कहा गया है, ट्रंप ने ये कहा है कि जो हमले हैं उन्हें फौरन रोक दिया जाए, ईरान का दबाव इसे हम मान सकते हैं। क्या अब ईरान की बात मानने पर ट्रंप यहाँ पर मजबूर है जो इस तरह का बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईरान के कहने पर इस तरीके का कोई जो है कदम अमेरिका उठाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। और यदि अमेरिका इस बात की सलाह दे रहा है इजराइल को कि आप हिजबुल्लाह के साथ जो इस समय की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको उसके ऊपर लगाम लगाए, तो ऐसे में ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एक पीस डील को कराने का उनका जो प्रयास है वो उसके लिए एक वातावरण बनाने का एक कोई अवरोध उसमें ना आए, किसी तरीके के डिस्ट्रप्शंस ना आए, उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए ही अमेरिका ऐसा कर रहा है। लेकिन जहां तक पीस डील की बात है तो ये जो पीस डील अमेरिका भी तभी मानेगा जब वो जब उसको ईरान के द्वारा कंसेशंस दिए जाएंगे, यानी कि ईरान को अपने बिहेवियर में जब तक वो बदलाव नहीं लाता, वहाँ की जो इस्लामिक रिजीम अपने बिहेवियर में जब तक बदलाव नहीं लाएगी, कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लेकर के नहीं दिखाएगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई पीस डील भी होने जा रही है। और वर्तमान समय में बातचीत तो जरूर चल रही है, लेकिन ये बातचीत में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो अविश्वास की गहरी खाई जिसको कि मैं कहता हूँ है, वो अभी भी बनी हुई है और उसमें कोई मैं ज्यादा सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं देखता, चाहे वो ईरानियन इस्लामिक रिजीम की तरफ का रुख हो या अमेरिका का रुख हो, प्रशासन का रुख हो, ये इसमें कोई बड़े बदलाव मैं अभी नहीं देखता हूँ। इसी वजह से मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो पीस डील की भी जो संभावना है वो अभी कम दिखाई देती है। और सीज फायर तो उन्होंने जरूर कर रखा है, किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये सीज फायर बहुत ही फ्रेजाइल है। ये बीच बीच में उसमें डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, बीच बीच में अटैक्स काउंटर अटैक्स होते रह रहे हैं। और जैसा कि मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं कि ये जो इस तरीके की जो वोलेटिलिटी है, अनिश्चितता है और स्थिरता है पूरे वेस्ट एशिया में, ये लंबे समय तक बनी रह सकती है। एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस दिखाई देता है। जो स्टेटस को 28 फरवरी को टूटा और वो जो स्टेटस को दशकों पुराना स्टेटस को था,
वो 28 फरवरी को और इसके बाद की हुई घटनाओं और युद्ध की वजह से वो ब्रेक हो गया है। एक नए तरीके का स्टेटस को बनाने में, नए तरीके की एक सहमतियों को बनाने में, विश्वास बहाली में समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। और ये अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी वर्तमान समय में कोई भी ऐसा बदलाव ये दोनों पक्षों की तरफ से दिखाया जा रहा है कि जिसमें कि एक विन विन सिचुएशन पैदा हो। वो विन विन फार्मूला अभी भी उभरता हुआ नहीं दिखाई देता और अभी भी अविश्वास बहुत है। इसी वजह से ये जो अस्थिरता है वो लंबे समय तक वहां पर जारी रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जी जी। पीके सहगल जी, अब जो ट्रंप इजराइल पर दबाव बना रहे हैं अटैक ना करने का, तो क्या इसके जरिए ईरान ये मान सकता है कि हम एक बार फिर अमेरिका पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट को लेकर ही जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि एक बार फिर विश्वास नहीं जता पा रहा है ईरान ट्रंप पर। देखो, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ईरान साफ तौर पे चाहता है कि युद्ध किसी न किसी प्रकार से रुक जाए, लेकिन समय ईरान के हक में है। ईरान साफ तौर पे जानता है कि जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, समय उनका दुश्मन है और ईरान के लिए समय जो है उनकी सहायता कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पे उनको चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हमारी नेवल और एयर फोर्सेस आपकी विसिनिटी में है और अगर आपने किसी प्रकार से युद्ध विराम को एक्सेप्ट नहीं किया या डील को एक्सेप्ट नहीं किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो हम बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये थ्रेट एंड बीइंग तो हमेशा ही है। माइंड गेम भी प्ले करते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करते हैं। और जहाँ तक कतर का ताल्लुक है और पाकिस्तान का ताल्लुक है, उनके मीडिएटर्स की तरफ से जबरदस्त कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ डील हो जाए। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि वो समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन वो समझौता किसी प्रकार से नहीं करेंगे अंडर सब्जुगेशन या अंडर थ्रेट्स। वो कहते हैं हम किसी प्रकार से ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा जो मिसाइल और ड्रोन है हर प्रकार से रेडी है, हमारी फोर्सेस हर प्रकार से रेडी है आपको कड़ा जवाब देने के लिए। अगर अमेरिका की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी हमला होता है या इजराइल की तरफ से हमला होता है तो हमारी जो अगली कार्रवाई होगी वो आपको अचंभित कर देगी, क्योंकि हम शायद जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके अलावा कहीं और भी हमले कर सकते हैं। उसका इशारा हो सकता है कि साइप्रस के ऊपर या टर्की के ऊपर भी हमला करें, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि कहाँ करेंगे। लेकिन वास्तव में स्थिति काफ़ी से ज़्यादा सेंसिटिव है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे मुताबिक ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है मीडिएटर्स को। और साथ में एक और भी खबर आई है कि सऊदी अरेबिया ने भी ईरान के ऊपर एक हमला किया है और साफ तौर पर उनको कहा है कि ये हमने कार्रवाई की है आपके एक्शन के खिलाफ और इससे अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं, हम एक्ट कर रहे हैं अपनी सोच विचार के मुताबिक। और साफ तौर पे आश्वासन दे रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है हम नहीं करेंगे किसी प्रकार से, अनलेस अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी तक अगर आप देखो जीसीसी कंट्रीज में किसी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, किसी ने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया था। लेकिन अभी जो है साफ तौर पे यूएई की तरफ से इशारा आ रहा है और सऊदी अरेबिया की तरफ से इशारा आ रहा है कि अगर लड़ाई दोबारा उठ खड़ी होती है तो यूएई और सऊदी अरेबिया जो है वो भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, इन एडिशन टू इजराइल एंड अमेरिका। लेकिन सारे चाहते हैं कि शांति किसी ना किसी से बहाल हो और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले समय में शांति बहाल हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है बहुत बड़े पैमाने पर उनकी इकोनॉमी गिर रही है। अमेरिका के में भी ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी ग्रोसरी की कीमत बढ़ रही है, अमेरिका में की इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट ऑयल इज कंसर्न एंड गैस इज कंसर्न। लेकिन जो दुनिया का कोड है, जो कीमतें तय होती हैं वो तय होती हैं मिडिल ईस्ट को निगाह में रखते हुए। ऐसे में पेट्रोल प्राइसेस अमेरिका में भी बढ़ गई है, गैस प्राइसेस अमेरिका में बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ गई और वहाँ के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं ट्रंप के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए सब यही चाहते हैं कि शांति बहाल हो और इसी को लेकर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है और दोनों ही मुल्कों को किसी न किसी शर्त को मानना होगा या नहीं मानेंगे वो तो हालात और ज़्यादा ऐसे में ख़राब हो सकते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, तो जिस तरह से अब कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं, जो दूसरे मुल्क हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है बातचीत के जरिए इस मसले का कोई हल अब निकल सकता है अगर इजराइल इस बात को माने कि अब अटैक्स नहीं होंगे? देखिए, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और बेस्ट रास्ता है। रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के युद्ध भी एक रास्ता है और हर तरीके का डिप्लोमेटिक, आर्थिक
नाकेबंदी इत्यादि करना, ब्लॉकेट करना, ये सारे रास्ते हैं। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बातचीत का, जिसको कि भारत भी एडवोकेट कर रहा है डे वन से। डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन ये होना चाहिए। लेकिन अगर ईरान की जो इस्लामिक रिजीम जो IRGC लेड अब ज्यादा दिखाई दे रही है, वो यदि अपने रुख में बदलाव लाएंगे, यदि कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लेकर के दिखाएंगे, तो मैं मानता हूं कि शांति आज भी संभव है। आज भी ये जो घटनाएं 28 फरवरी और उसके बाद की हुई हैं, वो एक नई स्थिति है। इस बात को इस्लामिक रिजीम जो ईरान की है, उनके जो लीडर्स हैं, उनको समझने की आवश्यकता है कि एक नई परिस्थिति है, नई स्थिति है और ईरान को काफी क्षति उठानी पड़ी है। और अब समय आ चुका है कि जब अब एक ऐसे विन विन फार्मूले की तरफ बढ़ा जाए कि जिसमें कि राष्ट्रों के बीच में सहमतियां ज्यादा हो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, सेंस ऑफ कोऑपरेशन अगर बढ़ता है तभी सभी के ये हित में होगा। नहीं तो युद्ध का अगर रास्ता अख्तियार किया जाएगा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि रास्ते कई हैं, तो अगर युद्ध के रास्ते पे अगर बढ़ा जाएगा तो उसका परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है और अल्टीमेट जो है खामियाजा इसका जो ईरान के इस्लामिक रिजीम को ही भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर हमले उन्होंने किए हैं, वेस्ट एशिया के राष्ट्रों पर हमले उन्होंने किए हैं, लेकिन उनकी जो कन्वेंशनल मिलिट्री पावर है उसका कोई मैच नहीं है कि कितनी बड़ी और कितनी विशाल शक्ति अमेरिका इजराइल की है। और अब तो वेस्ट एशिया के राष्ट्रों ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, जैसा कि अभी सहगल सर ने बताया। यूएई जो है इसको बड़ी गंभीरता के साथ अब ले रहा है। सऊदी अरेबिया ने भी अब इस तरीके की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। तो ये अगर ऐसी ही स्थिति बनती रही तो अल्टीमेटली तो ईरान की इस्लामिक रिजीम पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाएगी और फिर उसका पतन हो सकता है यदि अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं लाते। तो ये मैं मानता हूं कि देखिए समय इस बात की आवश्यकता है कि जो सिविलाइजेशंस के बीच में जो डायलॉग को बढ़ाने की आवश्यकता है, सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब्राहम एकॉर्ड्स उसके लिए एक बहुत ही पिवटल जो पॉइंट बन सकता है। और अब्राहम एकॉर्ड्स को लेकर के चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, सूडान, मोरक्को, कजाकिस्तान जैसे राष्ट्रों ने इस पर अपनी सहमतियां दी उसको और इजराइल के साथ अपने संबंधों को बनाया है। तो अगर सभी मुस्लिम राष्ट्र यदि इजराइल के साथ अपने रुख में पहले के अगर कभी रुख रहा होगा, लेकिन अब अगर रुख में उन्होंने बदलाव किया है, तो फिर ईरान की इस्लामिक रिजीम क्यों नहीं ऐसे बारे में ऐसे कदम उठा सकती है। और देखिए यहूदी सभ्यता, इस्लामिक सभ्यता, क्रिश्चियन सभ्यता, हिंदू सभ्यता प्राचीन सभ्यताएं हैं और आज के समय में डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस को, सभ्यताओं के बीच में संवाद होना चाहिए। सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराने की जो आतंकी और शैतानी सोच है, उससे वो अगर परस्यू की जाएगी तो उसका परिणाम विनाश होगा और जो इसको प्रोपोगेट करेगा उसका सबसे अधिक विनाश होगा। ये बात भी बहुत स्पष्ट है। तो देखिए आतंकवाद की जो चुनौती है वो तभी ठीक तरीके से डील की जा सकती है जब सभ्यताओं के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया आरंभ हो और एक दूसरे के साथ सहयोग की प्रवृत्ति आरंभ हो और जो भी इश्यूज हैं उसको नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व करने की प्रवृत्ति पे आना होगा, न कि सिर्फ हमले करना और अटैक्स, काउंटर अटैक करना और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को वायलेट करना, आतंकवाद को समर्थन देना। मुझे लगता है कि इसको त्यागना होगा और ये अगर इस तरीके की बुद्धिमत्ता, इस तरीके की विजडम, मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, यदि इस तरीके की बुद्धिमत्ता, विजडम ईरान की इस्लामिक रिजीम दिखाएगी तो वो उसके अपने हित के लिए भी अच्छा होगा और पूरे ईरान के लिए, पूरे वेस्ट एशिया के लिए और मैं कहूंगा पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। लेकिन मैं नहीं जानता कि इस तरीके की बुद्धिमत्ता कभी प्रिवेल होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं आशा और प्रार्थना तो इतना जरूर करता हूँ कि इस तरीके की बुद्धिमत्ता सभी के अंदर आए और सभी एक डायलॉग और डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन के रास्ते पर बढ़े। मैं इतना ही बिल्कुल, देखिए बहुत अहम है क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका खासा असर हमें देखने को मिल रहा है और हिंदुस्तान पर भी काफी असर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि ये जो डील है बिल्कुल अपनी फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है पीके सहगल जी, और जल्दी हो सकता है कि कोई अच्छी खबर मिले। देखो जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ी मुसीबत में है। वो साफ तौर पे चाहते हैं किसी न किसी तरीके से परमानेंट युद्ध विराम हो और अपने देश को अलग कर सके। लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं, वो किसी प्रकार से अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं, अनलेस एंड अनटिल ईरान के ऊपर जो है अपना ब्लॉकेड नहीं हटाए, उनके ऊपर सैंक्शन नहीं हटाए और उनके जो एसेट्स दुनिया भर में फ्रीज हैं उनको डी फ्रीज ना करे और साथ ही साथ कुछ समझौता हो जहाँ तक
एनरिच्ड यूरेनियम का ताल्लुक है। दूसरा इनकी सबसे बड़ी इशू है, वो चाहते हैं कि जो भी डील हो वो 2015 में जो प्रेसिडेंट ओबामा की डील हुई थी उससे बेहतर हो, क्योंकि वो साफ तौर पे उन्होंने, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप 1-0 के समय उन्होंने अमेरिका को उस डील से अलग किया था और कहा था कि वो डील जो है एक किस्म से बैड डील है और वो दोबारा डील करेंगे जो उससे बहुत बेहतर होगी। वो चाहते हैं कि ये डील बेहतर हो। तीसरा, वो चाहते हैं कि अपने देश को इलेक्शन से पहले दर्शा सकें कि अमेरिका की जीत हुई है। और चौथा जो है, उनके कमांडर्स उनको साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपके पास जो है असला जो है, आपके जो मिसाइल्स हैं, खास करके जो आपकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, पेट्रियट सिस्टम की और टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, वो कम से कम बहुत कम हो गई हैं। और अगर उनको इंडो पैसिफिक से शिफ्ट करना शुरू किया तो अगर इंडो पैसिफिक में कुछ भी मुठभेड़ हुई चाइना के खिलाफ में तो अमेरिका काफ़ी से ज़्यादा कमज़ोर पाया जाएगा वहाँ पे। ऐसे में अमेरिका की ज़बरदस्त कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ईरान को मनाया जाए, पाकिस्तान के माध्यम से, सऊदी अरेबिया के माध्यम से, कतर के माध्यम से, कि वो किसी न किसी प्रकार की डील को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ईरान भी साफ तौर पे जानता है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी डिफिकल्टी में, ईरान इतनी आसानी से किसी प्रकार की उनकी शर्तों को एक्सेप्ट नहीं करने वाला जब तक ईरान को भी कुछ बड़ा फायदा ना हो। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि दोनों साइड जो हैं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें। इस समय दोनों ही किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ करने की तैयार नहीं। जो अमेरिका की रेड लाइन्स है उनको ईरान नहीं मानता, जो ईरान की रेड लाइन्स उनको अमेरिका नहीं मानता। और डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे पहले एक नया प्रपोजल पुटअप किया है, 15 पॉइंट प्रपोजल, जो पहले से भी ज़्यादा सख्त है। पहले जो 14 पॉइंट प्रपोजल था उसको तो ईरान एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अभी उन्होंने उसको और सख्त कर दिया है और मुझे नहीं लगता ईरान उसको एक्सेप्ट करेगा। ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि देखो, आपने हमारी जो मिसाइल्स थी जिनको आप कह रहे थे कि उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमने पिछले 8 अप्रैल के बाद जब से ये युद्ध विराम हुआ सीज़फायर हुआ है, हमने 1000 मिसाइल्स को निकाल लिया है। आपने हमारे दरवाजे बंद कर दिए थे, एंट्री एंड एग्जिट बंद कर दिए थे, लेकिन हमने उनको खोल लिया और अपने 1000 मिसाइल्स को निकाल लिया, जो पहले से भी ज़्यादा नुकसानदेही है, पहले से भी ज़्यादा घातक है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो हर प्रकार के रडार सिस्टम को चकमा दे सकती है और बड़ी एक्यूरेट अटैक कर सकती है। साथ ही साथ उनके एक प्रकार की नई युद्ध बोर्ड को डिस्प्ले किया है। अगर आपको याद होगा 48 आवर्स पहले उन्होंने तेहरान में उस युद्ध बोर्ड को दिखाया जिसके अंदर 2 मिसाइलें ले जा सकती है वो युद्ध बोर्ड, और वो उसकी रेंज 700 किलोमीटर है। जो अमेरिका के जो शिप्स है वहाँ पे उनके लिए भी खतरा है। और एक किस्म से इशारा किया गया है कि अगर दोबारा युद्ध हुआ तो हम बड़े पैमाने पर इन एडिशन टू जो गल्फ कंट्रीज के अंदर उनको तो बर्बाद करेंगे, लेकिन हम बड़े पैमाने पर आपके शिप्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि ईरान उतने बड़े पैमाने पर इजराइल के ऊपर हमला करेगा जिस माफी उसकी क्षमता या ताकत, क्योंकि वो साफ तौर पर जानता है कि नेतन्याहू कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इजराइल के पास में 80 से कोई भी मुल्क चुप नहीं बैठेगा अगर उस पर अटैक किया जाएगा, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान भी बड़े लेवल पर रिटेलिएट करेगा अगर उसके खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।